नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक टॉप 50 क्वेश्चन है हमारे, और टॉप 50 में पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, और पर्यावरण के विषय में बात करेंगे आज, क्योंकि जीएस के अलग अलग टॉपिक तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको पर्यावरण के विषय में, लेकिन आज इन्हें नोट कर लेना। क्लास को सबसे पहले शेयर कर दिया करो और कंजूसी मत किया करो लाइक करने में भैया, ठीक है। लाइक सबसे पहले किया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के और मित्रों के लिए, और क्लास का लिंक लेकर के अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया करो, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करो। ये काम ठाकुर जी की कृपा से अवश्य किया करो सभी के सभी, ठीक है। आप पे भी ठाकुर जी कृपा, हम पे भी ठाकुर जी कृपा के माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे हैं, और आप पढ़ते रहिए। टॉपिक पर्यावरण का है, और पर्यावरण में जो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं हमने, जो पेपर में पूछे जाते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो इन्हें देखते हैं और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है पर्यावरण का। तो ग्रीन हाउस गैस लिखा सबसे पहले, बड़ा चर्चा में रहते हो, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस बोल देते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस बोल देते हैं। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि गैसों का वातावरण होता है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में, उसमें वो सभी गैस पाई जाती हैं जो सबसे ज्यादा क्या करती है, पृथ्वी को या वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। उसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, और सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। ये वो गैस होती हैं जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही आता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से, तो याद रखना सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है मैंने, ये भी ग्रीन हाउस में से शामिल है। मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये कछु 4 गैस मैंने छांट के लिखी है, ठीक है, सेलेक्ट करके लिखी है जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन आप पहले ये याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण भी फैलाती है और ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत भी आती है। ग्रीन हाउस गैस मतलब प्रदूषण समझो आप दूसरी भाषा में, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इन चारों गैसों को नोट कर लेना, और सभी का लिंक किससे है, ग्रीन हाउस गैस से। सभी गैसें ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा, एक बीमारी फैली मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग व्यक्तियों में फैली काय की वजह से, पारे की वजह से, और पारे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। पारे को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। ये कैसे फैली, मछलियों को खाने से। जो जापान से शुरू हुई थी, जापान में खाड़ी का नाम है, एक जगह का नाम, यहाँ से मछलियां पकड़ करके लोग खाते थे, उसी जगह का नाम मिनीमाटा है। तो जगह के नाम पे ही बीमारी का नाम पड़ गया मिनीमाटा, है ना। मछलियों को खाते थे, और मछलियों को खाने से उनके अंदर इस पारे की वजह से कौन सी बीमारी फैल गई, मिनीमाटा। तो ये वहीं से उत्पत्ति हुई, वहीं से स्टार्टिंग हुई, और इसका विस्तार हो गया बहुत बड़े पैमाने पे। इस वजह से ये साइंस में चर्चाओं में आ गई ये बीमारी। तो याद रखिएगा, पारे की वजह से या मरकरी की वजह से कौन सी बीमारी फैल गई, मिनीमाटा रोग, है ना। और ये सबसे पहले कहाँ के लोगों में फैली बीमारी, जापान के लोगों में। और किसके माध्यम से फैली, मछली खाने के माध्यम से, है ना। मछली किससे संक्रमित हुई, पारे से। पारा या मरकरी बोलते हैं जो पानी में था, और मछलियों को खाने वाले फिर इसकी वजह से संक्रमित हो गए, तो नाम क्या दिया गया, मिनीमाटा रोग। क्यों नाम दे दिया गया, कि जिस जगह से मछलियों को पकड़ करके खाते थे उस इलाके का नाम, उस समुद्री क्षेत्र का नाम जापान में मिनीमाटा था। इस वजह से जब शोध हुआ, इस बीमारी पर अध्ययन हुआ, तो मिनीमाटा नाम दे दिया बीमारी का। रट लेना, नोट कर लेना इस बीमारी को, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और बीमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ये किसकी वजह से, नाइट्रेट की वजह से, नाइट्रेट की अधिकता की वजह से। किसमें, पानी में नाइट्रेट की अधिकता की वजह से, ठीक है। जल में नाइट्रेट की अधिकता की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोग है जो मैंने लिखे हैं आपको, है ना, छापते चलिएगा। भारत में कहीं कहीं जल प्रदूषण देखा जाता है, वो भी कैसा, भूमिगत। भूमिगत जल प्रदूषण किसकी वजह से देखा जाता है, आर्सेनिक फ्लोराइड की वजह से। ये अंडरलाइन कर लेना, आर्सेनिक फ्लोराइड की वजह से कुछ भागों में, भारत के कुछ हिस्सों में, सभी हिस्सों की बात नहीं कर रहा, कि सभी हिस्सों में ये बीमारी फैलती है। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जैसे हम बोरिंग वगैरह, बोर वगैरह कराते हैं पानी, है ना, नल के माध्यम से, या और भी बहुत सारी चीजें, तो कहीं कहीं भारत के हिस्सों में देखा जाता है कि जो जमीन के नीचे से बोर करा के पानी निकालते हैं, उसमें पानी के अंदर अधिकता देखी जाती है किसकी, आर्सेनिक फ्लोराइड की, एक तत्व की। इसकी वजह से मानव शरीर में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बात करें तो ये घुटने वगैरह हैं, ये सारी चीजें ये समय से पहले दर्द होने लगता है, और बहुत सारी समस्या फैल जाती है इस पानी को पीने से या इस्तेमाल करने से, जिसके अंदर ये पाया जाता है आर्सेनिक फ्लोराइड। नोट कर लेना इसको, ठीक है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस फैलाती है, ओजोन परत का सबसे ज्यादा नुकसान करती है सीएफसी। और सीएफसी गैस आमतौर पे देखो फ्रिज के अंदर होती है और एसी के अंदर, इनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, तो इनसे ये निकलती है सीएफसी, और नुकसान किससे करती है, ओजोन परत को नुकसान करती है। ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। कौन से मंडल में स्थित है, समताप मंडल में से। इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इंग्लिश भी याद रख लेना, कई बार इंग्लिश में लिखा रहता है ये पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। आगे बात करते हैं ऊर्जा का खाद्य के रूप में,
देखो, जो ऊर्जा होती है ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में जब जाती है, कोई व्यक्ति प्राप्त करता है, या जो प्राथमिक उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीय होते हैं, फिर तृतीय होते हैं उपभोक्ता। ये क्या, पारिस्थितिकी तंत्र का एक इकोसिस्टम है, खाद्य श्रृंखला है। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन, उन्होंने एक रूल दिया 10% का। जैसे घास है, अब घास में 10,000 कैलोरी है मान लीजिए, ठीक है, उसमें सूर्य की किरणों के माध्यम से भोजन बना रहे हैं, या भोजन बन रहा है उसमें, जैसे उत्पादक बोलते हैं आमतौर पर। कक्षा 5-6 की क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। अब उस घास को कौन खाएगा? मान लो 10,000 कैलोरी उसके अंदर ऊर्जा बनी, घास के अंदर है ना, सूर्य की किरणों के माध्यम से। अब उस घास को किसने खाया? खरगोश ने। तो खरगोश ने उस 10,000 कैलोरी को जब प्राप्त किया, खाया, तो उसका 10% ही प्राप्त करेगा वो। सिर्फ कितना परसेंट प्राप्त करता है? 10%। ये रूल, ये सिद्धांत, ये नियम एक पर्यावरण के वैज्ञानिक जाने माने लिंडमैन, उन्होंने दिया था। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000। तो उन्होंने कितनी, खरगोश ने कितनी कैलोरी प्राप्त करी? सिर्फ 1,000 कैलोरी प्राप्त करी घास खा करके। तो इसी नियम को बोलते हैं 10% का रूल। कई बार पेपरों में आता है कि 10% का रूल किसने दिया? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने, जो पर्यावरण से संबंधित रहे। ठीक है, जो एक स्तर से दूसरे स्तर में 10%, 10%, 10% करके बढ़ता है। अब जैसे खरगोश को किसने खाया? दूसरे उपभोक्ता खाएंगे कि नहीं खाएंगे खरगोश को? जो मांसाहारी लोग होते हैं, या जंगलों में जो और जानवर होते हैं, वो खरगोश को भी खाएंगे। जैसे सियार की बात करें या कोई और की बात करें, तो सियार या गीदड़ खरगोश को खा गया, या कोई और खा गया खरगोश को। तो खरगोश ने जब वहां से ऊर्जा प्राप्त करी 10,000 में से 1,000, तो खरगोश के पास 1,000 ऊर्जा थी। तो 1,000 में से भी जब अगले ने खाया खरगोश को, जो भी थे इस खाद्य श्रृंखला में, सियार की मैं बात कर रहा हूं, एक जंगली जानवर होता है सियार, तो उसने खरगोश को खा लिया, तो उसने भी 10% ऊर्जा प्राप्त करी। तो 1,000 का 10% कितना? 100 प्राप्त करी उसने ऊर्जा। अब सियार को कौन खा गया? शेर खा गया जंगल के अंदर, वो तृतीय उपभोक्ता में आएगा। तो शेर ने भी सियार को खा करके कितनी ऊर्जा प्राप्त करी? 10% ऊर्जा प्राप्त करी। ये एक नियम है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जो जानवर ऊर्जा को प्राप्त करेगा वो 10% ही प्राप्त करता है सिर्फ। और ये नियम दिया था लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने, ये नोट कर लेना, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो ये बात लिखिए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक स्तर पोषी से दूसरे स्तर पोषी में, है ना, ये लिखा है मैंने, एक स्तर से दूसरे स्तर में लिंडमैन का 10% का नियम काम करता है, और जो 10% वाला नियम दिया था, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गई? घास। घास को किसने खाया? खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया? सियार ने। मान लो एक जंगली जानवर होता है, सियार को किसने खाया? शेर ने। ठीक है, ये उत्पादक हो गए, कक्षा 6 में पढ़ के आए होंगे। इसमें ये प्राथमिक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीय उपभोक्ता हो गए, और ये तृतीय हो गए। कौन से हो गए? तीसरे नंबर भाई, तृतीय उपभोक्ता। आराम से समझो, टेंशन ना लेनी। जे प्रश्न आ जाते बेटा, लेकिन छोड़ यहाँ पे पड़े वो इन सारी चीजें। तो ये उत्पादक है घास। अब यहाँ कितनी कैलोरी ऊर्जा है? सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा बनी घास के अंदर, कितनी कैलोरी बनी? 10,000, उदाहरण के तौर पर ले लो आप। तो 10,000 ऊर्जा है यहाँ पे घास के भीतर, उत्पादक इसे बोलते हैं, है ना। अब घास को किसने खाया? खरगोश ने। तो 10,000 में से जो खरगोश प्राप्त करेगा वो कितना? 10%, 10,000 का मतलब 1,000 ऊर्जा प्राप्त करेगा। अब खरगोश को किसने खाया? सियार ने। तो ये भी उस, अब खरगोश के पास कितनी ऊर्जा थी? 1,000। 1,000 का 10% ये प्राप्त करेगा 100। अब 100 का 10% प्राप्त करेगा शेर जब इसको खा जाएगा। तो ये है लिंडमैन का रूल, इसी को लिंडमैन का रूल कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में चलता है पर्यावरण में, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। घास स्थलीय पारिस्थितिक में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। देखो क्रम का हूं तो जो बचपन से हम पढ़ के आते हैं, ये पर्यावरण की क्लास है, पर्यावरण की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नहीं पढ़े तो आराम से पढ़ें, ठंडा पानी पीते रहें, सारी चीज समझ में आएगी। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसे अगली क्लास में आपको समझा देंगे अच्छे से। तो देखो, घास स्थलीय में पारिस्थितिकी में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या होती है? घास होते हैं साहब नंबर 1 पे। घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप। ये क्रम है, बस सिंपल याद कर लो यार। कौन सा रूल काम करता है? 10% का लिंडमैन का रूल काम करता है पर्यावरण के सिद्धांत में। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से, दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन। टैगा वन पाए जाते हैं। टैगा वनों की विशेषता क्या है? समशीतोष्ण वन इनको कहा जाता है। टैगा वनों को कैसा बोलते हैं? समशीतोष्ण वन कहते हैं, ठीक है। कैसे वनों को? टैगा वनों को, जो कि पाए जाते हैं
जो समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं, खासतौर पर हिमालयी राज्यों में। हिमाचल की बात करें या उत्तराखंड की, है ना, वहाँ पाए जाते हैं ये टैगा वन। आगे बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा के निकट जो भी वन पाए जाते हैं इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन। कौन से वन पाए जाते हैं? नोट कर लेना, छाप लेना, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट, या इसी को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के निकट। प्रश्न आ जाए भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं, तो वनों का नाम याद रख लेना, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, या सदाबहार वन भी कह सकते हो आप। यहाँ हमेशा वर्षा भी होती रहती है इक्वेटर पे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस लाइन को? इक्वेटर बोलते हैं। काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। तो इस स्थिति में जितने भी देश हैं तो उन सभी देशों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। और वर्षा भी यहाँ हमेशा होती रहती है, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है इक्वेटर के आसपास के देशों में। क्यों? क्योंकि हमेशा हर आध घंटे में, हर 25 मिनट में, हर 1 घंटे में वर्षा प्राप्त होती रहती है इस इलाके को, ज्यादा तापमान की वजह से। हाई टेम्परेचर रहता है तो वर्षा होती है, कभी हाई टेम्परेचर कभी वर्षा होती है, तो इस वजह से वनस्पति अच्छी पाई जाती है, पेड़ पौधे अच्छे पाए जाते हैं। छाप लेना इस पॉइंट को, है ना। या तो विषुवत रेखा आ जाए या भूमध्य रेखा आ जाए, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और जैव विविधता भी ठीक ठाक पाई जाती है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े वन और घने वन। बड़े वनों की बात कर रहे हैं और कौन की? घने वनों की बात कर रहे हैं। ये कौन से? अमेजन के एरिया। कौन से देश में? ब्राजील में। दुनिया के सबसे बड़े वन हैं और घने भी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वन और सबसे घने वन कौन से देश में? ब्राजील में। और ब्राजील में वनों का नाम क्या है? अमेजन के वन। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। 20% ऑक्सीजन देते हैं ये विश्व में, ये वाले पेड़ पौधे। अब आगे बात करते हैं सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? सबसे अधिक स्थिर लिखा है ये, है ना, ध्यान रखना, स्टेबिलिटी वाला इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो महासागर माना जाता है, तालाब माना जाता है, जो स्थिर रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। सबसे अधिक स्तर होता है तालाब या महासागर, ठीक है। आगे बात करते हैं सिनकोना। ये पॉइंट बहुत आता है, सिनकोना का वृक्ष। सिनकोना भारत में सबसे ज्यादा भैया मेघालय में पाया जाता है। कौन से राज्य में? मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट के और भी राज्यों में होता है सिनकोना। इससे क्या बनती है? मलेरिया की दवाई प्राप्त करी जाती है इसकी छाल से। इसकी छाल से मलेरिया की दवा प्राप्त करी जाती है, जो मलेरिया का बुखार होता है, और उस छाल से जो प्राप्त की है उस दवा को क्या बोलते हैं? कुनैन। कौन सी दवा बोलते हैं? कुनैन की दवा, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, कई बार आएगा, कई बार पूछा है एसएससी ने, हर एक लाइन से पूछा है। मलेरिया की जो दवा प्राप्त करते हैं वो कौन से वृक्ष से? सिनकोना से। और सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। छाल भी आ चुका है कई बार पेपरों में ऑप्शन में, ठीक है। और जो दवा प्राप्त होते हैं वो उसे क्या बोलते हैं? कुनैन। ये कुनैन दवा मलेरिया की बीमारी में इस्तेमाल करी जाती है, नोट कर लेना। और कौन से राज्य में होता है ये सबसे ज्यादा? मेघालय में। आगे बात कर रहे हैं सागौन की लकड़ी का नाम सुनते रहते होंगे अब। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खिड़कियों में, दरवाजों को बनाने में, और रेलवे के स्लीपरों में पहले इस्तेमाल होता था। अभी तो सीमेंटेड स्लीपर आ गए रेलवे के, है ना। आपने देखे होंगे 2 पटरियों के बीच में जो इंटरकनेक्टेड होती हैं दोनों लाइन, वो सीमेंट के उनसे स्लीपर से होती हैं। लेकिन इससे पहले अगर ब्रिटिश साम्राज्य में जाएंगे तो अंग्रेजी हुकूमत में जाएंगे, जब रेलगाड़ी चलना शुरू हुआ तो लकड़ी के स्लीपर ही बनाए जाते थे, और लकड़ियों में आमतौर पर सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल होता था। सबसे मजबूत मानी जाती है ये लकड़ी, ठीक है। तो सागौन एमपी में सबसे ज्यादा। जंगल की आग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आता है। जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को बोलते हैं। ये एक वृक्ष होता है, इसे जंगल की आग बोलते हैं। क्या नाम है इस वृक्ष का? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। लिख लेना, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अब अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वाले कितने स्थान है? देखो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में जो स्थान रेखांकित किए गए हैं वो 4 स्थान रेखांकित किए गए हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता जो पाई जाती है कितने स्थानों में? 4 स्थानों में रेखांकित किए गए। देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, यदि बोर्ड पर नहीं दिखे तो एक पूर्वी हिमालय लिख लेना, यहाँ सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पूर्वी हिमालय वाले हिस्से में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह जी राज्य आएंगे। एक हिस्सा इंडो बर्मा वाला है, बर्मा से लगा हुआ नॉर्थ ईस्ट का, उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। एक हिस्सा पश्चिमी हिमालय है ना, जो पश्चिमी हिमालय वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, ये वाले पूरे हिस्से में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पाई जाती है। और एक हिस्सा है सुंडालैंड, चौथे नंबर पे सुंडालैंड। मतलब सुंडालैंड एक आइलैंड है, एक द्वीप है। अगर भारत के बंगाल की खाड़ी से नीचे चलेंगे तो इंडोनेशिया और भारत की बंगाल की खाड़ी वाले बीच के हिस्से में ये वाले आइलैंड में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी।
अच्छा, बायोडायवर्सिटी होती क्या है? एक ऐसा विशेष क्षेत्र, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीव जंतु भी हैं और पेड़ पौधों की अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, ऐसे इलाके को या क्षेत्र को जैव विविधता वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, चारों को नोट कर लेना। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी हिमालय और सुंडालैंड, ये 4 हॉटस्पॉट की जगह है। आगे बात करते हैं, देखो भारत में गिद्धों की कमी क्यों हो रही है? आपने देखे होंगे लगातार भारत में, या जैसे गांव में आप नोटिस करेंगे, जैसे गांव में या ग्रामीण समुदाय में रहने वाले लोग, आप हम लोग जैसे, पहले आज से कई साल पहले, लगभग 8-10 साल पहले देखें तो गिद्ध बहुत पाए जाते थे खेतों में, अगर आप घूमने जाते होंगे तो, ठीक है। नई जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा, थोड़ा सा अगर 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय गिद्धों की अधिकता ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो गाँव से खेतों में, फसलों में या जंगलों में जो गिद्ध पाए जाते थे, वो गिद्धों में लगातार कमी आती गई। कमी क्यों आ गई? कि एक दर्द निवारक दवा उनको दी जाने लगी उनकी समाप्ति के लिए, तो उस दवा की वजह से उनमें लगातार गिरावट आ गई और कमी आ गई। तो ये प्रश्न कई बार आ गया है कि गिद्धों की संख्या में कमी क्यों आ गई, क्या कारण रहा? तो उनको क्या दे दी गई? दर्द निवारक दवा। कई राज्यों में ये दवा दी गई, इसकी वजह से वो समाप्त हो गए, लेकिन इस पर प्रभाव रूप से रोक भी लगाई, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये वाली दवा, दर्द निवारक दवा, इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, मैं अगली क्लास में इसका बताऊंगा। कुछ नाम ऐसा ही है जो दवा गिद्धों को दी गई, उसकी वजह से गिद्धों की संख्या में कमी आ गई, जो कि पहले बहुत मिल जाते थे गाँव में, फसलों में भी, ठीक है। बताएंगे इसके बारे में अगला, हाल फिलहाल ये लिख लेना। आगे बात करते हैं, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो बायोडायवर्सिटी में बार बार नाम ले रहा हूँ, शब्द ले रहा हूँ, 1985 में सबसे पहला इसका प्रयोग किया गया। रोजेन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, माफ कीजिए, रोजेन नामक वैज्ञानिक ने 1985 में सबसे पहले कौन से शब्द का? जैव विविधता नामक शब्द का। आगे बात करते हैं, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया। जब वैज्ञानिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों वैज्ञानिकों को लिख लेना। इकोलॉजी मतलब पारितंत्र, पारितंत्र मतलब जहाँ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, व्यक्ति हैं, सारी चीज है, उसी सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या पारितंत्र। और उसको शब्द को क्या बोला गया है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल, जो पर्यावरण के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? अर्नेस्ट हेकल, लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह? गोलाघाट नवागांव में स्थित है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गोलाघाट नवागांव में है। गोलाघाट नवागांव बोले तो कौन से राज्य में? असम राज्य में। राज्य आएगा आपके लिए, तो मैंने तो ये जगह लिख दी है लोकल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस इलाके में स्थित है, गोलाघाट नवागांव, जो कि आसाम में स्थित है, ठीक है। और एक सींग के गेंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, और टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है, बाघों के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, केबुल लामजाओ, ध्यान रखना शब्द को, केबुल लामजाओ तैरता हुआ, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है, जो कि पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो इसी के अंदर है केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तो जो राष्ट्रीय पार्क है ना, इसके बीचों बीच में तो जो द्वीप है वो क्या है? फूमडिस द्वीप कहलाते हैं। केबुल लामजाओ जो पार्क है ना, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है, आइलैंड जो टापू हैं, उनको फूमडिस बोलते हैं। तो फूमडिस द्वीप तैरते हुए दिखते हैं वहां पे, है ना। आप ये याद रखना, वो थोड़ा मैंने अंदर की बात बता दी आपको। कहाँ पे स्थित है? मणिपुर राज्य में। राज्य कौन सा आएगा? मणिपुर। और झील कौन सी आएगी? लोकटक झील, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, दाचीग्राम उद्यान हंगुल मृगों के लिए फेमस है। किसके लिए? हंगुल मृगों के लिए, कश्मीर में स्थित है। लिख लेना, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी, कब इसको घोषित किया गया? 1986 में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय क्षेत्र, ऐसे जैव मंडलीय क्षेत्र भारत में टोटल 18 हैं, उनमें सबसे पहला जो स्थापित किया वो नीलगिरी का क्षेत्र, 1986 में, लिख लेना, पहला ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमस राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के आधार पर। कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? हेमस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में स्थित है, नोट कर लेना। सूर्य की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है ना। सूर्य से, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, व्यक्ति की स्किन के लिए, त्वचा के लिए नुकसान करती हैं, और इससे घातक बीमारी कैंसर होने का खतरा रहता है, और कैंसर पाया भी गया है ठंडे देशों में या बहुत सारे अलग अलग देशों में। तो परावैंगनी किरणों को आने से जो
परत एक तरीके से रक्षा कवच के रूप में काम करती है, वो है ओजोन परत। और ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है? समताप मंडल में स्थित है, नोट कर लेना। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। ठीक है, अब देखो एक परिभाषा लिखिए ग्रीन हाउस की। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से, गैसों के कहाँ पे जमा होने से? वायुमंडल में। गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मीथेन भी लिखा है मैंने। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू किया गया। क्यों शुरू किया गया? टाइगर्स को बचाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए, बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में। और 1973 में ही उसका क्या बोलते हैं आपका, इसका नाम भी बदला गया था। जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहले उसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क से क्या नाम रखा गया उसका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब रखा गया? 1973 में रखा गया। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि टाइगर्स को बचाने के लिए ही संरक्षित किया गया था, बनाया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल शहर में स्थित है, जो कि नैनीताल पहाड़ों की रानी या पहाड़ों के लिए फेमस है, या नैनीताल झील के लिए भी जाना जाता है। और उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी वहां पर स्थित है, नैनीताल के अंदर। नैनीताल शहर भी है, नैनीताल झील भी है, नैनीताल पहाड़ों में स्थित है। और नैनीताल में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर के एक नदी बहती है, और नदी का नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, जो कि ऊपर से निकलती है वहीं से, उत्तराखंड से। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इको मार्क की शुरुआत कब हुई थी। तो इको मार्क आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई जैसे मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे ना, खाने पीने का प्रोडक्ट, तो वहाँ पे एक चिट सी लगी आता है। जैसे घी खरीदो आपने, या कोई और चीज खरीदी खाने से संबंधित, खाद्य पदार्थों से संबंधित, तो वहाँ पे एक चिट सी लगी आवेगी, भाई इको मार्क की चिट बोलते हैं। बातें संबंधित होता है कि पर्यावरण से संबंधित है ये। इस प्रोडक्ट को बनाने से, प्रोडक्ट को बेचने से, मार्केट में आने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, पर्यावरण की मैत्री है वो चीज, तो उसी को इको मार्क बोलते हैं। ये सरकार का एक साइन है जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर लगा आता है। 1991 में इसको लागू किया गया, शुरू किया गया। इसका मतलब क्या होता है? पर्यावरण की मैत्री, है ना। ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में उतारे जाएं जो पर्यावरण के संतुलन को बना करके रखें, पर्यावरण के विपरीत ना हो, प्रतिकूल ना हो। इसीलिए सरकार ने यह व्यवस्था लागू करी इको मार्क की, है ना। ये सर्टिफिकेशन सरकार से लेना पड़ता है। जो भी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अलग अलग उद्योगों में काम करती हैं, खाद्य पदार्थ बनाती हैं, कि वो पर्यावरण के साथ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इको मार्क याद रखना। 1991 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन पहला कब मनाया गया? 1970 में मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल 1970 को पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया। कौन सा? पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया 1970 में। नोट कर लीजिएगा इस बात को। आगे बात करते हैं। देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है? अब आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से आप भी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है? जो पत्तियां हरी होती हैं पौधों की, वो क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हरी, जो एक तत्व पाया जाता है नेचुरल तौर पर। और क्लोरोफिल का निर्माण किसकी वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से होता है। एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, उसकी वजह से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। और क्लोरोफिल की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, तरोताजा होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, और इसी की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे भी पॉइंट याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, छाप लेना भाई साहब। आगे बात करते हैं। एक सम्मेलन है साइट्स करके, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता समझ लीजिए जिसका नाम साइट्स था, CITES। क्या नाम बोला मैं? CITES, साइट्स। कब लागू हुआ? 1975 में। अब ये काम क्या करता है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। साइट्स का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में। मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिए आप। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अब साइट्स काम क्या करता है? साइट्स ये काम करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वन्य जीवों का क्या होता है? व्यापार। एक देश से दूसरे देश में व्यापार भी होता है भैया। बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं, दूसरे देशों में खाना पसंद करते हैं वन्य जीवों को। तो उनके अस्तित्व को लेकर के ये डिपार्टमेंट काम करता है कि उनकी जातियों पर कहूँ ऐसा संकट या ऐसा उनके पूरे परिवार को लेकर के, समुदाय को लेकर के ऐसा संकट खड़ा ना हो जाए कि वो इस वजह से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से खतरे में आ जाए उनकी जातियां, उनके समुदाय।
तो इस चीज को लेकर के साइट्स नामक विभाग डिपार्टमेंट इंटरनेशनल तौर पर वन्य जीवों के व्यापार को देख करके अपने अंडरटेकन कार्य करता रहता है, समय समय पे लगातार ऑब्जर्वेशन करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना 1975 में हुई। वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाने का एक तरीके से काम करता है। क्या लगाने का? रोक लगाने का काम करता है। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? सभी जानते हैं, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में, और भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान भोपाल में स्थित है। वन प्रबंधन मैनेजमेंट आ जाए, वनों के ऊपर मैनेजमेंट, तो भोपाल आंसर आएगा, और वन अनुसंधान आ जाए तो देहरादून आंसर आएगा। ठीक है। प्राकृतिक गैस आयोग का भी मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। भारत में 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो जो वन थे वो कितने परसेंट? 21.71%। 2021 की जो वन रिपोर्ट हमारे देश की आई, उसके हिसाब से हमारे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो वनों की प्रतिशत है, या जो वन स्थित है या जो जंगल स्थित है, वो कितने परसेंट है? 21%। ऐसे मान लो 21.71% है, लगभग 22% बोल सकते हैं आप। 21%, 21.71% 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये पर्यावरण के क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप अवश्य बताएंगे। क्लास को शेयर कर दिया करो और लाइक करना भी ना भूलें। जीएस का कोई पोर्शन छोड़ना नहीं है, सभी पोर्शनों को पढ़ना है। अच्छे से नोट्स करते रहिए। नहीं समझ में आए आपके तो कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो हम आपका उसका उत्तर देंगे यथावत तरीके से। आप चिंता ना करें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको आंसर, आपको उत्तर दिया जाएगा उसका। अगर कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो किसी पॉइंट को लेकर के कि ये समझ में नहीं आया गुरुजी, तो लिखिए, उसका उत्तर आपको यथावत दिया जाएगा। ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मित्रों दोस्तों के साथ। इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखें और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जा काम करे करो और कंजूसी मत करे करो। क्या करने में? लाइक करने में। और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से पढ़ते रहिए। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है और लक्ष्य में आपकी वृद्धि है, वृद्धि भी ज़्यादा दूर नहीं है। पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। अपना ख्याल रखें, कल मिलेंगे आपसे। नमस्कार।